कल आप लोगों ने 2 चैप्टर और 4 लॉस पढ़े थे और वो लॉ देखने के बाद अंदाजा हो गया कि उसमें डेफिनेशंस और चीजें क्रैम करने वाली काफी ज्यादा हैं। जितनी समझने वाली बात थी वो हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जो है ना वो चीजें याद करने वाली थी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप साथ साथ कुछ ना कुछ चीजों को देख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ पार्टनरशिप को पढ़ते हुए हमने बीच बीच में हम देख लेते थे कि इस चैप्टर में ये लिखने वाला है, इस चैप्टर में ये याद करने वाला है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ पार्टनरशिप से पहले लॉजिकल सवाल आता है और बाद में जो रेजिडुअल नंबर बचते हैं वो रटे वाले होते हैं। तो उधर हम फिर सिलेक्टेड एरिया के ऊपर रटे के हिसाब से फोकस करते हैं। ये जो चैप्टर्स हैं जो 16, 17, 18, इसमें कहीं भी किसी भी जगह से रट्टा आ सकता है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हम वो चीज देखते हैं कि क्या इग्नोर करना है। तो वो जो लॉ, किसी भी लॉ का जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है शुरू में, और इस तरह की बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, इग्नोर करने वाली। अदरवाइज वो किसी भी जगह से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो क्या हम तैयार हैं उन लॉज में? अदर लॉ का सबसे आखिरी लॉ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लॉ बाकी लॉज की निस्बत थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन किया है इन्होंने, और इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी टेक्निकल है। होता ये है कि बी लॉ का कोई भी स्टूडेंट है, अगर आप उससे पूछें कि हाँ भाई बी लॉ में क्या चीज नहीं समझ आई, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो कह देगा ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं समझ आए। क्योंकि 16, 17, 18 समझ नहीं भी आए तो वो रटा मार लेता है बंदा। ये जो चैप्टर 14, 15 है जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र हुआ है, ये बहुत ज्यादा लोगों की ये वीकनेस होती है और लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस नहीं होती, उन्हें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता कि हम इसको क्या करें, इसको किस तरह से लेके चलें। तो होपफुली हम थोड़ा सा चीजों को समझेंगे, और अगर हमें एक अच्छे तरीके से समझ आ गई तो फिर इतना ज्यादा मसला नहीं होगा। अगर इनको लॉजिकली समझ लिया जाए चैप्टर को, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधी सीधी सी बातें जो बार बार रिपीट की हुई है। समझ ना आए तो ये अच्छा खासा मुसीबत बन जाता है। तो सवाल ये है कि आप समझने के लिए तैयार हैं? अगर समझने के लिए तैयार है तो चीजें बड़ी आसान सी हो जाएंगी। मैंने कुछ अरसे पहले 2-3 सेशंस पहले, या समझे 1-2 ईयर्स पहले, एक अप्रोच इसकी डेवलप की थी कि अगर हम इसको समझाने के लिए इसको एक किस्से के साथ रिलेट कर दें तो उससे ये लॉजिकली जरा ज्यादा समझ आ जाता है। इसके अंदर की बातें हमें ज्यादा अच्छी तरह से पता लग जाती हैं कि ये चीज किस तरह से है, वो चीज किस तरह से है। तो मैं नॉर्मली इसमें एक कहानी सुनाता हूं जिसका नाम है बाबेदी कहानी। ये कहानी तो वैसे बादशाह की होती है, लेकिन बाबेदी कहानी कहने से ना जो है जरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, क्योंकि बादशाह की तो सारी कहानियां होती हैं। एक बादशाह होता था, फिर जो है वो ऐसे करता था। तो हम बादशाह का जिक्र करेंगे लेकिन कहानी बाबे की है। और ये समझने के बाद ना एक पूरा फ्लो समझ आ जाता है कि बैक एंड पे कहानी क्या चल रही है। तो अल्लाह करे आप लोग जो है ना थोड़ी सी देर के लिए अगर समझ सकें कहानी, तो बड़े सारे मसले हल हो जाएंगे। एक दफा एक बादशाह शिकार करते करते जंगल में गुम हो गया, और उसके साथ जो बाकी लोग थे उन्होंने सोचा कि शायद बादशाह आगे निकल गया और शायद दूसरे रास्ते से निकल के वापस महल चला गया हो। तो उसके साथ वाले जितने थे वो जब बादशाह नजर नहीं आया तो वो भी वापस महल चले गए, लेकिन बादशाह असल में गुम गया था, वो महल भी नहीं पहुंचा। बादशाह जो है वो जंगल में ढूंढता रहा रास्ता कहाँ है, उसे रास्ता समझ ना आए। आगे उसे एक झोपड़ी नजर आई। बादशाह को भूख भी बहुत लगी हुई थी, तो बादशाह उस झोपड़ी में पहुंचा और दरवाजे पे नॉक किया। पता नहीं इसमें दरवाजा है या नहीं है, चले दरवाजे के पास उसने नॉक किया। अंदर से बाबा निकला। बाबा भी देखिए हम मॉडर्न दौर का जरा थोड़ा सा बाबा है, देखिए ना झोपड़ी भी कितनी स्टाइलो किस्म की है। तो झोपड़ी से बाबा निकला और बादशाह ने उसे कहा कि जी मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। बाबे ने कहा जी मेरे पास इस वक्त खाने को कुछ नहीं है, मैंने जो अपना खाना था वो दोपहर में खा लिया है, और शाम रात को मेरा बेटा आएगा तो फिर उस वक्त हम शायद कुछ खाना खाएं, अभी तो हमारे पास कोई खुराक नहीं है। तो बादशाह ने कहा कुछ तो होगा खाने को। उसने कहा जी और कुछ नहीं है, बस हमारे पास एक बकरी है, और अगर कोई बहुत शदीद मजबूरी हमारी कभी बनी तो हम इस बकरी को पका के खा लेंगे। तो बादशाह ने कहा वो मजबूरी बन गई है, मैं भूखा हूं। तो इसने बादशाह को देखा तो हुलिये से तो थोड़ा सा अमीर आदमी लगा। तो उसने पूछा तुम कौन हो? बादशाह ने कहा मैं बादशाह हूं तुम्हारे इलाके का। तो फिर उसने जब गौर से देखा तो समझ आया कि हुलिया तो बादशाह वाला है, उसी तरह का शाहाना लिबास और वो सारा हिसाब किताब। तो बाबे को यकीन हो गया कि तो बादशाह है। उसने कहा ठीक है जी मैं आपका पेट भरने के लिए तैयार हूं, लेकिन यही बकरी है मेरे पास,
ये अगर खत्म हो गई तो मेरे तो सारे एसेट्स खत्म। तो बादशाह ने कहा भाई मैं बादशाह हूं तो थोड़ा सा तो जरा जहन में रखो, चलो अदब एहतराम ना करो लेकिन ये तो जहन में रखो कि मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे सकता हूँ। बाबे के जहन में आया कि वाकई बादशाह तो मालदार आदमी है, ये एक बकरी के बदले 4 बकरियों के पैसे दे देगा। उसने कहा, बादशाह ने कहा कि तुम अगर ये बकरी मुझे खिला दो तो मैं तुम्हें को 3 लाख दिरहम की इक्विवेलेंट कोई चीज दे सकता हूँ। तो बादशाह की इस ऑफर पे बाबा जो है वो मुतासर हो गया, जाहिर है पैसे आ रहे हैं। उसने बकरी जो है वो ज़िबा की और उसके बाद जो है ना उसको रोस्ट करके बादशाह को खिला दिया। बादशाह ने खाना शाना खाया, पेट उसका भर गया, जेब में हाथ डाला कि वो मोतियों का हार निकाले 3 लाख दिरहम की वर्थ का, तो वो था ही नहीं जेब में, बेइज्जती हो गई। दूसरी जेब चेक की, उसमें भी कुछ नहीं था। पता लगा कि बादशाह तो जब चला था शिकार के लिए तो उसने अपनी सारी कीमती चीजें उठा के अपने टीम मेंबर्स को दे दी थी कि मैं शिकार कर रहा हूँ, गिर ना जाए। तो बादशाह इस टाइम पे बगैर पैसों के था। अब बादशाह ने जब बाबे से कहा कि पैसे तो कोई नहीं, तो बाबा उसने कहा यार ये तुमने मेरी बकरी भी मतलब खा गए और पैसे भी नहीं दे रहे, ये क्या बात कर दी। अब बादशाह को बेइज्जती फील हुई कि ये तो जो है ना एक आम से आदमी के आगे मैं जलील हो गया। तो बादशाह ने कहा इसमें क्या बात है, तुम एक काम करना, कल महल आ जाना, मैं तुम्हें 3 लाख दिनार दे दूंगा। उसने कहा जी आप अमीर लोग जो है ना, आप लोग काबिल भरोसा नहीं होते। कल को मैं महल आऊं, आपका दरवाजे पे दरबार ही मुझे अंदर ना आने दे कि जी बादशाह से क्यों मिल रहा है गरीब आदमी। तो मुझे कुछ सिक्योरिटी चाहिए, मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, कुछ ऐसा हो कि वाकई जो है ना वो आप मेरी बात सुनेंगे। तो बादशाह ने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो भाई, मेरे सामने आओगे तो याद आएगा ना, लेकिन अगर दरवाजे पे बंदे ने रोक लिया तो उसने कहा एक काम करता हूं, मैं अपने हाथ से ना साइन करके एक रुका लिख देता हूं तुम्हें। एक कागज बनाया और उस कागज पे लिख दिया मैं बादशाह, तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पर किसी और को 3 लाख दिरहम दूंगा। बादशाह के साइन, बी फॉर बादशाह, और फिर वो ऐसे गोल गोल घुमा दिया ताकि वो साइन बन जाए। मैं बादशाह तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पे किसी और को 3 लाख दिरहम दूंगा। साइन कर दिए और यहां तारीख डाल दी 9 मई 2023। अब उसने तारीख भी डाल दी, लिख भी दिया, पैसे भी वो कर दिए। तो उसने कहा देखो अब तो कागजी वादा हो गया। बाबे ने कहा आप कागज मुझे पकड़ाओ। उसे कागज पकड़ा के जब बादशाह जाने लगा तो बाबे ने कहा जी मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरे लिए कई दफा शहर जाना मुश्किल होता है, क्या मेरा बेटा आके ये कागज दिखा के पैसे ले सकता है। उन्होंने कहा मैंने यही तो लिखा है, मैं बादशाह तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पर किसी और को। तो एक काम करो तुम यहां साइन करो अपने। बाबे के क्या साइन होंगे, बे, बाबे के साइन हो गए। उसने कहा जी तुम यहाँ साइन करो और यहाँ बेटे का नाम लिख दो। तो उसने यहाँ साइन करके और उसने लिख दिया जी शकील या शकील के कहने पर, और ये साइन करके उसने रख दिया। और बाबे से कहा कि वो बादशाह से कब चल जाएगा। उसने कहा हाँ ठीक है, मैंने लिखा है मैं बादशाह तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पे किसी और को दूंगा, तुमने साइन करके कह दिया है शकील या शकील के कहने पे किसी और को। रात में जब बेटा आया, बाबे ने उसे सारी कहानी सुनाई और कागज पकड़ाया और कहा अब तुमने क्या करना है, कल तुमने महल जाना है, कागज दिखाना है और पैसे ले आने हैं। शकील बड़ा एक्साइटेड हुआ कि चलो महल देखने का मौका मिलेगा और हम अमीर होने वाले हैं, 3 लाख दिरहम मिलने वाले हैं। अगले दिन जो है वो बेटा शहर पहुंचा। जब शहर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि अब तो हम अमीर हो गए, तो अब हमें शॉपिंग करनी चाहिए। इंसान अमीर होते ही दोबारा गरीब होने के बारे में सोचता है ना, अब गरीब होता है तो वो दोबारा अमीर होने के बारे में सोचता है। तो बेटे ने सोचा कि अब जो है ना शॉपिंग करते हैं। तो वो जो बिल्कुल शहर के स्टार्ट में दुकान थी वहां से एक एसी खरीदा, डिस्पेंसर खरीदा झोंपड़ी में वो करने के लिए, कुछ और चीजें खरीदी और तकरीबन फर्ज करें कि 2 लाख दिरहम का सामान खरीद लिया।
सामान खरीद के उसको कहता है ये सामान यहाँ रखो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें पैसे ला के देता हूँ। तो दुकानदार ने कहा भाई इधर शहर में कौन सा कोई एटीएम लगा हुआ है, कहानी भी पुराने जमाने की है, खैर फ्रिज भी नहीं होना चाहिए था फिर तो ठीक है, मिक्सिंग है ना, मतलब इसमें फैंटेसी भी है ना बीच में। तो दुकानदार ने कहा कि अच्छा तुम अब ये 2 लाख दिरहम मुझे कैसे लाके दोगे, कहां से लाके दोगे? उसने कहा तुम एक चीज दिखाता हूँ, कागज दिखाया। उसने देखा बादशाह के साइन कागज पे। उसने कहा यार बादशाह के साइन तुम्हारे पास कहाँ है? उसने कहा जी वो हमारे पास आया था, खाना खाना खाया, कागज लिख के दे गया था, अब मैं ये जाके बादशाह को दिखाऊंगा कागज, मुझे 3 लाख दिरहम मिल जाएंगे तो मैं 2 लाख दिरहम दूंगा और लाख दिरहम लेके अपने घर चला जाऊंगा। उसने कहा यार वो मैं, तुम तो फिर झोंपड़ी में रहते हो, जंगल में रहते हो, मैं शहर में रहता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं महल के अंदर जाऊं, कोई मुझे महल के अंदर नहीं जाने देता, लेकिन अब इस कागज की वजह से मैं जा सकता हूं। एक काम करो, ये लाख दिरहम मेरे से पकड़ो, 2 लाख दिरहम का तुमने शॉपिंग की हुई है, इस कागज पे जहां ये लिखा हुआ है ना शकील या उसके कहने पर, साइन करके कह दो दुकानदार या उसके कहने पर, तो उससे ये कागज पे मेरा राइट आ जाएगा, मैं ये कागज लेके पहुंच जाऊंगा, मैं कागज दिखाऊंगा बादशाह को और बादशाह से पैसे मिल जाएंगे। उसने भी सोचा ठीक है मैं इतना आगे तक जो जाऊं, सामान भी खरीदा हुआ है, मैं फौरन घर जाऊं और जाके जो है ना वो फ्रिज में पानी रख दूं ताकि थोड़ी बार ठंडा ठंडा पानी पिए। उसने दुकानदार के नाम पे वो डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, एंडोर्स कर दिया, उस पे उसका दुकानदार का नाम डाल दिया कि अब ये दुकानदार इसका मालिक है। दुकानदार डे एंड पे जब अपना बिजनेस क्लोज कर रहा था और अभी निकलने वाला ही था महल के लिए कि उसका सप्लायर आ गया। उसने कहा जी तुमने 3.25 लाख दिरहम मेरे देने हैं, दो। इसने कहा जी मैं अभी बस मेरे पास 25-30 हजार दिरहम मौजूद है, 3 लाख में लेके आता हूँ। उसने कहा कहां से? इसने कहा जी मैं महल जाके लेके आऊंगा। तो उसने कहा जी मुझे तो अभी के अभी चाहिए पैसे, तुम्हारा क्या पता तुम दुकान बंद करके गायब हो जाओ, तुम तो इतने दिन से पैसे नहीं दे रहे। तो बेचारे ने तंग आके मजबूरन 20,000 दिरहम उसे जबानी पकड़ाए और कागज पे जहां उस दुकानदार का नाम लिखा हुआ था वहां साइन कर दिया और कह दिया सप्लायर या सप्लायर के कहने पर। अब ये कागज एक बंदे के हाथ से दूसरे, दूसरे के हाथ से तीसरे, तीसरे के हाथ से चौथे हाथ में जा रहा है। अगर गौर से देखें तो ये कागज करेंसी नोट की तरह चल रहा है। बादशाह ने पेमेंट कर दी बकरी की कागज देके, दुकानदार को पेमेंट हो गई, यूं समझे कि 3 लाख का नोट दिया और लाख वापस ले लिए। दुकानदार ने सप्लायर की पेमेंट कर दी, सप्लायर ने आगे किसी की पेमेंट कर दी। क्या अभी तक इसके अगेंस्ट पैसा आया है? लेकिन एक बंदे का रिसीवेबल और एक बंदे का पेबल ऑटोमेटिकली इससे सेटल होता जा रहा है। तो इस तरह का कागज कहलाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे एक बंदा उसकी पेमेंट क्लियर कर सकता है विदाउट इन्वॉल्विंग कैश। ये करेंसी की तरह चलता है, ये करेंसी नोट नहीं होता, ये कॉइन नहीं है, ये नोट नहीं है, लेकिन ये तकरीबन करेंसी की तरह से चल रहा है। इसमें कुछ निशानियां होती हैं, अगर इसकी निशानियां पूरी हो जाएं तो इसका मतलब है ये प्रॉपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो किसी को डिलीवर करके आप अपनी जिम्मेदारी आगे वाले बंदे को शिफ्ट कर सकते हैं। इस दुकानदार ने कभी बादशाह से मुलाकात नहीं की, लेकिन ये दुकानदार कागज दिखा के बादशाह से पैसे ले सकता है। बादशाह प्राइमरीली लायबल था बाबे को, लेकिन इस कागज की मूवमेंट की वजह से बादशाह किसी और को लायबल हो चुका है। एक अननोन बंदा बादशाह के पास अगर ये कागज लेके जाता है तो बादशाह पाबंद है इस कागज के अगेंस्ट पेमेंट करने का। इस तरह के कागज को हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और ये जो एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं साइन कर करके, इसको कहते हैं ये एंडोर्समेंट की है इन्होंने। जब ये एंडोर्समेंट करते हैं तो हम कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हो गया। जब साइन करते हैं और किसी को हैंड ओवर करते हैं तो इस हरकत को एंडोर्समेंट कहते हैं, और इससे इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या होता है हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हो गया। तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कहानी समझ आई? ये जो कहानी हमने सुनी थी ये एक खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं प्रोमिसरी नोट। तो किताब से पूछते हैं जी प्रोमिसरी नोट क्या चीज है? प्रोमिसरी नोट एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। प्रोमिसरी नोट एक राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट है, नॉट बीइंग अ बैंक नोट, और ये बैंक नोट नहीं है, करेंसी नोट नहीं है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, गैर मशरूत वादा,
बादशाह ने ये नहीं कहा था मेरा मूड अच्छा होगा तो मैं पैसे दे दूंगा, उस दिन बारिश हो रही हुई तो पैसे दे दूंगा, पैसे मौजूद हुए तो पैसे दे दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं बादशाह तुम बाबे को पैसे दे दूंगा। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय मेकर, जिसने कागज बनाया उसने साइन किए हैं। टू पे ऑन डिमांड, कि जब तुम ये कागज मुझे दिखाओगे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। एक अल्टरनेट भी हो सकता था, उसमें लिख देता था आज से 10 दिन बाद ये कागज दिखा के पैसे ले जाना। आप कागज पे टाइम भी डाल सकते हैं, या आप कागज पे कह सकते हैं जब मांगोगे तब पैसे मिल जाएंगे। तो ये ऑन डिमांड भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। साइन बाय मेकर टू पे ऑन डिमांड और एट अ फिक्स्ड और डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम, या डिमांड पे या एक फिक्स्ड डिफाइंड फ्यूचर टाइम, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक खास रकम ओनली, सिर्फ और सिर्फ रकम। यानी इसमें उसने नहीं कहा कि बकरी ले जाना, मेरे से पैसे ले जाना। और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, या किसी के कहने पर। और टू द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो कागज पे ये भी लिख सकता था कि मैं बादशाह इस कागज को लेके आने वाले को 3 लाख दिरहम दे दूंगा। तो ये भी कह सकता था जो इस कागज का बेयरर है, बेयरर मतलब जिसके हाथ में ये कागज है, उसको भी दे सकता था। ऑर्डर पे भी हो सकता है और ये किसी इंसान के नाम पे भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो ये जो हमने बात पढ़ी है ये प्रोमिसरी नोट है, जिसमें एक बंदा दूसरे से वादा करता है। इसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक मेकर होता है जो प्रोमिसरी नोट बनाता है और वादा करता है कि मैं पैसे दूंगा, और एक पेई होता है जिससे वादा किया जाता है। तो हमारी एग्जांपल में मेकर कौन है? बादशाह। और पेई कौन है? बाबा। क्या प्रोमिसरी नोट हमें समझ आया? इसकी तकरीबन इस तरह की शक्ल होती है। पेपर में दिस कैन हैपन कि आपके सामने एक फॉर्मेट आए और वो कहें कि बताओ ये क्या है, और हो सकता है वो आपसे कहें जरा एक रफ सा फॉर्मेट भी बना दो। तो इस तरह से कागज जिसपे तारीख लिखी हुई है, रकम नंबर्स में लिखी हुई है, और फिर इंग्लिश में आपने आगे भी लिखनी होती है। फिर इसमें कहा है, इसने कहा है 3 मंथ आफ्टर डेट। इसका मतलब ये डिमांड नहीं है, ये टाइम है। 3 मंथ आफ्टर डेट, इस डेट के 3 महीने बाद, आई प्रॉमिस टू पे एबीसी और इज ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव। जो मेरी इसकी ट्रांजैक्शन हुई थी उसके अगेंस्ट मैं पाबंद हूं कि मैं इसको 10,000 रुपए दूंगा। इंग्लिश में लिख दिया और ऊपर लिख दिया नंबर्स में, डेट डाल दी, जिसके नाम लिखा है उसको टू में लिख दिया और साइन कर दिया यहां पे मेकर ने। तो बादशाह ने इस तरह से साइन करके कह दिया कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। तो वो मेकर यहां साइन करेगा, पेई का नाम लिखेंगे। इस तरह की शक्ल बनती है कुछ प्रोमिसरी नोट की। तो क्या हमें प्रोमिसरी नोट समझ आ रहा है? अब प्रोमिसरी नोट जब किताब समझाती है तो उसके एसेंशियल्स बताती है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। मैं तो अगेन इन राइटिंग होना चाहिए, जबानी वादा प्रोमिसरी नोट नहीं कहलाएगा, ये इन राइटिंग होना चाहिए। ओरल प्रॉमिस जो है वो प्रोमिसरी नोट नहीं बन जाएगा। वर्ड्स क्लियर कट बताएं कि एक वादा है कि मैंने पैसे देने हैं। डन। प्रॉमिस टू पे, इसमें प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट टू पे नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि बादशाह का मुझे एहसास है कि मेरे जिम्मे पैसे वाजिबुल अदा हैं। ये तो सिर्फ वो एहसास कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, मान रहा है कि मैंने पैसे देने हैं। लेकिन ये वादा इस तरह का हो कि जिसमें अल्फाज क्लियर कट बता रहे हो कि ये एक प्रॉमिस टू पे है, मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। वर्ड प्रॉमिस जरूरी नहीं है कि इस्तेमाल हो, लेकिन कम से कम एक वादा नजर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहे कि मुझे शर्मिंदगी है और मुझे एहसास है कि मुझे इतने पैसे देने चाहिए। ये नहीं होगा प्रॉमिस नोट, मैंने इतने पैसे देने हैं। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई अनसर्टेन इवेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ चीजों की शर्त रख सकते हैं। आप कहें मैं फलाना जगह पे पैसे दूंगा, अलाउड है। मैं फलाना टाइम पे पैसे दूंगा, अलाउड है। मैं फलाना सर्टेन इवेंट पे पैसे दूंगा, अनसर्टेन नहीं, सर्टेन इवेंट। यानी गर्मियों की पहली सुबह, खिजा की पहली शाम, अप्रैल की पहली तारीख, साल का आखिरी दिन, महीने का दरमियान। एक ऐसी चीज, कुछ ऐसे इवेंट, कुछ ऐसे टाइम विच हैव टू हैपन। इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। मतलब क़यामत अगर नहीं आती तो वो वाला दिन आना ही आना है। तो अगर आप इस तरह से कहेंगे फलाना दिन 3 साल बाद, 2 साल बाद, फलाना इवेंट होने पे, और इवेंट भी सर्टेन, अगर कल सूरज मशरिक से निकल आया तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो अब ये वो एक सर्टेन इवेंट है।
इवन लॉ ये तक कहता है कि डेथ भी सर्टन इवेंट है। अगर एक बंदा कहता है ना फलाना की डेथ पे पैसे दूंगा, तो भी वो सर्टन है, क्योंकि उसने कभी ना कभी मर जाना है। लेकिन वो जो बहरी जहाज आ रहा था, पता नहीं उसने आना था या नहीं आना था, लेकिन जो बंदा है ये नहीं कह सकते पता नहीं मरना है कि नहीं मरना, मरना तो सबने। तो लॉ डेथ को भी यहाँ पे सर्टन इवेंट काउंट करता है। तो इसका मतलब है आप जगह ऐड कर सकते हैं, टाइम ऐड कर सकते हैं, सर्टन इवेंट, हैपनिंग ऑफ इवेंट विच मस्ट हैपन, आप वो ऐड कर सकते हैं। तो साइन होना चाहिए, वो राइटिंग में होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, डेफिनेट अनकंडीशनल हो, कोई डाउट ना हो, कोई अनसर्टन इवेंट ना हो। साइन बाय मेकर, मेकर साइन करे, या तो इंग्लिश में साइन कर दे, और अगर इलिटरेट है तो अपना अंगूठा लगा दे। पार्टी सर्टन होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट क्लियरली बताता हो किसने पैसे देने हैं, किसको देने हैं। मैं बादशाह तुम बाबे को इतने पैसे दूंगा। अगर बादशाह लिख देता कि जी उस दिन जो बकरी खाई गई थी, अब वक्त आ गया है कि जिसने खाई थी बकरी, वो जिसकी बकरी खाई गई थी उसको पैसे दे दे, तब इसमें डाउट है कि कौन बकरी खा गया था, किसकी बकरी थी, किस तरह से हुआ था। लेकिन वो कहे मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं, तो पार्टी सर्टन हो गई। अगर पार्टीज को सर्टेनिटी से आइडेंटिफाई ना करें तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। प्रोमिसरी नोट मेकर अपने नाम पे भी नहीं बना सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि बादशाह कहे मैं बादशाह अपने आप को इतने रकम दूंगा। दो पार्टीज कम से कम होनी चाहिए, एक मेकर एक पेई, जो बना रहा है और जो दूसरा बंदा पेई है। सम पेबल लीगल टेंडर होना चाहिए। लीगल टेंडर का मतलब है सिक्का राइजुल वक्त होना चाहिए, रकम होनी चाहिए, कोई जिन्स नहीं हो। वो ये ना कहे कि मैं तुम्हें 5 बकरियां दूंगा, ये फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा, ये कुछ और कागज बन जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में रकम होनी चाहिए, और रकम भी ऐसा ना हो कि वो कहे मैं कोई दीनार दूंगा, जो उसके इलाके में चलते हैं दीनार, जो उस जगह की करेंसी है। इसके लिए जो उर्दू जुबान लफ्ज इस्तेमाल करती है वो है सिक्का राइजुल वक्त। उस जगह जो सिक्का चलता है, उस जगह जो करेंसी चलती है। इंस्ट्रूमेंट पॉइंट आउट विद सर्टेनिटी नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर वाला कॉपी पेस्ट हो गया है। सम पीपल मस्ट बी लीगल टेंडर, आपके पास सही लिखा आ रहा होगा कि ये इसमें अमाउंट होनी चाहिए कि ये इतनी अमाउंट है, ये दी जाएगी, और वो अमाउंट लोकल करेंसी होनी चाहिए, फॉरेन करेंसी नहीं होनी चाहिए, और उसमें कोई गुड्स नहीं होने चाहिए, करेंसी होनी चाहिए। ये बात समझ आई। आखिरी चीज, सम पेबल मस्ट बी certain, amount payable must not be capable of contingent addition or subtraction। इसमें contingent addition subtraction नहीं होनी चाहिए। अब अगेन मेरे पास लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आपके पास इस वक्त लैंग्वेज ज्यादा आसान होगी। जो सम पेबल है वो क्लियर कट हो, मैंने तुम्हारे कितने पैसे देने, 3 लाख दिरहम। वो ये ना कहे कि मैंने तुम्हारे 3 लाख दिरहम से थोड़े से ज्यादा पैसे देने हैं। अभी थोड़े से ज्यादा को कैसे काउंट करेंगे? या अगर मैं ज्यादा मूड में हुआ तो मैं थोड़े इजाफी पैसे दे दूंगा, नहीं तो मैं थोड़े कम पैसे दे दूंगा। या मेरे पास ज्यादा रकम हुई तो ज्यादा दे दूंगा, कम रकम हुई तो ऐसा नहीं। अमाउंट क्लियर कट सर्टन होनी चाहिए, कोई डाउट ना हो, आप अमाउंट को मेजर कर सकें। हाँ, कुछ कंडीशंस अमाउंट में भी अलाउड है, जैसे उधर उसमें भी अलाउड थी ना नॉर्मल कंडीशन। अभी कह सकते हैं कि मैं विद इंटरेस्ट दूंगा, अगर लेट हो गया तो विद इंटरेस्ट पैसे मिलेंगे, तो ये सर्टन अमाउंट है, क्योंकि आपने एक सर्टन इंटरेस्ट रेट बताया है। अगर मैं लेट हो गया तो मैं इंटरेस्ट नाम की पेनल्टी के साथ दूंगा, ये अलाउड है। अगर आप एक्सचेंज रेट बता दें, आप कहें मैं तुम्हें लोकल करेंसी दूंगा लेकिन उस दिन जो डॉलर का रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से। अगर अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में है तो आप कहेंगे जी 2-3 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, और अगर मैंने कोई भी इंस्टॉलमेंट में गबन किया तो तुम्हें सही रकम दूंगा। ये सारी वो शर्तें जो अलाउड है। अगर आप कहते हैं मैं अपने प्रॉफिट का 20% दूंगा, है तो ये अनसर्टन बात, लेकिन इन्होंने अलाउ किया हुआ है। क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने प्रॉफिट का इतने % तुम्हें दूंगा, तो प्रॉफिट की परसेंटेज दे देना, एक एक्सचेंज रेट के हिसाब से दे देना, इंटरेस्ट दे देना, या पेनल्टी दे देना, इंस्टॉलमेंट इकट्ठी करके दे देना, ये चारों तरह की शर्तें अलाउड है। तो जो सम पेबल है वो सर्टन होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, और इसमें ये 4 तरह की शर्तें अलाउड है। मैंने इसलिए इसको गाइड किया है कि आपके पास वो शर्तें जरा ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। सर जी, अगर बादशाह कहे जितने की बकरी थी उतनी, हाँ, अब अगर बादशाह कहे जितने की बकरी थी तो फिर ये एक वैल्यूएशन पे डिपेंडेंट हो गया ना, कि मुख्तलिफ लोगों से वैल्यूएशन करवाई जाए कि बकरी कितने की है। कोई कहेगा ये ज्यादा इतने रुपए की है, कोई कहेगा, तो वो अमाउंट सर्टन नहीं हो रही। अमाउंट रकम में बताए
और उसमें कोई प्लस माइनस अगर बताना है तो वो कुछ खास डेफिनेट चीजों पे, इंटरेस्ट वाला प्लस माइनस अलाउड है, एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस है वो अलाउड है, इंस्टॉलमेंट्स अगर नहीं देंगे तो इकट्ठी हो जाएगी अमाउंट, वो अलाउड है, और किसी बिजनेस के प्रॉफिट की परसेंटेज वो अलाउड है। जी सर अगर टर्म्स में लिखा हो रिटर्न मिलेगा इंटरेस्ट एंड क्वार्टर की लिखोगे डेट नहीं दिया उसने। जी, अब इन्होंने बड़ी मजे की बात कर दी, उसने अगर ये लिखा हो कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा विद इंटरेस्ट दूंगा और इंटरेस्ट का रेट नहीं डिफाइन किया तो ये अनसर्टन हो गया, अगर इंटरेस्ट का रेट डिफाइन कर देगा तो सर्टन हो जाएगा। जी करेंसी एक्सचेंज करते हैं जी, करेंसी एक्सचेंज में यानी कि हमने कहा कि आपने पैसे देने लोकल करेंसी में, वादा क्या करना है कि मैं लोकल करेंसी दूंगा, बट वादा ये हो सकता है कि मैं तुम्हें $1000 के इक्वल पाकिस्तानी रुपीस दूंगा, सर्टेन तो नहीं ये सर्टन है, चूंकि $1000 का उस दिन एक डेफिनेट रेट होगा, उस डेफिनेट यानी इसमें $1000 सर्टन कर दिया, लेकिन चूंकि लोकल करेंसी है तो $1000 को जो दिन ऑफ पेमेंट है उस दिन के एक्सचेंज रेट से कनेक्ट कर दिया। अब अगर ये 100% सर्टन बात होती तो ये एक्सेप्शन में आती ना, एक्सेप्शन का मतलब ही ये है कि ये चीजें थोड़ा सा रूल से लेफ्ट राइट हो रही हैं बट ये वाली अलाउड है। तो अगर एक एक्सचेंज रेट से लिंक कर दें, इंटरेस्ट से लिंक कर दें, इस तरह से लिंक कर दें, उस तरह से लिंक कर दें तो ये अलाउड है, अदरवाइज अमाउंट शुड ऑलवेज बी सर्टन, क्लियर कट होनी चाहिए। क्या हमें ये सारी कहानी समझ आई है? हमें प्रोमिसरी नोट समझ आ गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम लोगों ने समझने की कोशिश की। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक बंदा कागज के थ्रू दूसरे से वादा कर लेता है और ये कागज आगे से आगे एंडोर्स होता जा रहा होता है, आगे से आगे नेगोशिएट होता जा रहा होता है और आगे से आगे लोग अपनी लायबिलिटी सेटल करते जा रहे होते हैं। बट ये इंस्ट्रूमेंट की एक किस्म थी, इंस्ट्रूमेंट की दो मशहूर किस्में, वैसे तो तीन है लेकिन तीसरी दूसरी किस्म के बहुत करीब करीब की है। प्रॉमिस नोट हमें समझ आ गया, अब हम चलते हैं इससे अगले लेवल पे, बिल ऑफ एक्सचेंज। कहानी पे वापस पहुंचते हैं, बाबे दी कहानी सीजन 2, ठीक है। अब इसमें एक नया सीजन ऐड करते हैं ताकि जो है ना हम इससे आगे की कहानी समझ सके। अब सीजन 1 का खत्म हो गया था, पेमेंट हो गई थी, कहानी खत्म। सीजन 2 पे इसी तरह से एक बादशाह गुम हो गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं गुम हुआ, उसके साथ खजांची भी था। हालांकि ये हवलदार थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन फिलहाल जो है ना जितने हमारे पास कैरेक्टर्स की लिमिटेशन है तो ये खजांची है और ये एक बादशाह। तो बादशाह और खजांची इकट्ठे गुम हो गए। खजांची वो है जिसके पास बादशाह का खजाना पड़ा हुआ होता है और बादशाह इसी से कहता है कितने पैसे ला दो, इतने पैसे ला दो। अब जब ये दोनों इकट्ठे गुम हुए, उसी तरह से ये ढूंढते ढूंढते एक झोपड़ी पे पहुंचे, उसी तरह से उन्होंने बकरी खाई, इस दफा दोनों ने बकरी खा ली और एंड पे फिर बादशाह ने कहा कि हाँ भैया मैं तुम्हें पेमेंट करता हूँ। जेब में हाथ डाले तो उसे याद आया कि मैं तो बादशाह हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं होने चाहिए, मैं तो खजांची के पास रखवाए हुए होते हैं। खजांची से कहा कि पैसे निकालो, इस बादशाह इस बाबे को दे। खजांची ने जब जेबें चेक की तो उसके पास भी नहीं थे, डबल बेइज्जती हो गई। अब जो है वो दोनों शर्मिंदा शर्मिंदा नजरों से बाबे को देखो और बाबा कहे कि मेरी बकरी खा गए तुम लोग। तो फिर बाबे ने कहा भाई ये तो आपने गलत किया है, अब कुछ ऐसा करो जिससे मुझे गारंटी हो कि मुझे पैसे मिलने हैं। बादशाह ने कहा मसला कोई नहीं। खजांची से बाबे के सामने कहा, खजांची बाबे को पहचान लो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि जब ये बंदा तुमसे आके पैसे मांगे महल में, इसे पैसे दे देना। फिर बाबे की तरफ देख के कहा राजी? उसने कहा नहीं, मैंने क्रैश को अटेंड किया हुआ है, लिख के करना चाहिए, जबानी वाली तो बात ही सही नहीं है। तो भाईजान ई रंग नंबर है, लिख के दो। बादशाह ने फिर लिखा, मैं बादशाह तुम खजांची को हुक्म देता हूं कि तुमने बाबे के पैसे देने हैं। मैं बादशाह तुम खजांची को हुक्म देता हूं कि तुमने बाबे के पैसे देने। पिछले वाले कागज में बादशाह बाबे से मुखातिब था, मैं बादशाह तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पे किसी और को पैसे दूंगा। इसमें इस कागज में बादशाह किससे मुखातिब है? तो इस कागज का मुखातिब है खजांची। तो बादशाह ने कागज बनाया, साइन किया और खजांची को दे दिया, जिस पे लिखा हुआ है कि मैं बादशाह तुम खजांची को हुक्म दे रहा हूं कि तुमने बाबे के पैसे देने हैं। खजांची ने बाबे के कहने पर किसी और हाँ मतलब वो बात तो आएगी, यानी कि मैं अब जरा तेजी में उसे बोल रहा था तो वो उसी तरह से है, बाबे या बाबे के कहने पे किसी और को। टाइम भी ऐड कर सकते हैं, बेरर भी ऐड कर सकते हैं।
तो वो ये कि उसने खजांची को कह दिया कि भाई मिस्टर खजांची, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुमने बाबे को या बाबे के कहने पे, अच्छा ये जरूरी नहीं है, आप चाहे तो उसको स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको ऑर्डर बना सकते हैं, चाहे तो बेयर बना सकते हैं। तीन ऑप्शन है, एक बंदा का नाम, या बंदे के पास ऑप्शन के वो आगे ट्रांसफर कर सके, या बिल्कुल ब्लैंक खाली सिर्फ साइन कर दें और खाली छोड़ दें, तो जिसके पास होगा उसका माना जाएगा। अब बादशाह ने खजांची को हुक्म जारी कर दिया, साइन किसने किए? बादशाह ने। कागज अमर हो गया, खजांची को हुक्म दिया, खजांची ने कागज पकड़ा, जेब में डाला, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और झोपड़ी से बाहर निकलने वाले थे कि बाबे ने कंधे पे हाथ रखा। उसने कहा कागज भी साथ ले जा रहे हो? कागज तो मुझे दो ना। उसने कहा तुम तो इस कागज में वो खाते भी नहीं हो, मैंने इसको हुक्म दिया कि तुमने पैसे देने हैं, तो ये कागज इसके लिए है ना। उसने कहा भाई ये कागज तो मेरी गारंटी था, कागज मुझे पकड़ाओ। बात भी सही थी। तो एक तीसरी पार्टी ऐड हो गई, ये बाबा, बाबे को कागज पकड़ा दिया। अब बाबे को फिर से एक टेंशन हुई, उसने कहा मैं खजांची के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा कागज, तो कहेगा इस पे मैंने कब वादा किया था कि मैं तैयार हूं। बादशाह ने जोशे खिताबत में मुझे हुक्म जारी कर दिया था, मैं तो हुक्म माना ही नहीं था राइटिंग में। तो बाबे को ये टेंशन हुई, तो उसने कहा इस कागज पे खजांची भी साइन करे। बादशाह ने साइन की है कि मैंने पैसे देने खजांची के थ्रू, और जिस बंदे के पास बादशाह के पैसे पड़े हैं वो साइन करे, एक्नॉलेज करे कि हाँ वो इस हुक्म को मानता है। तो अब इसने भी साइन कर दिया। अब इस कागज पे दो साइन हो गए, जिसने कागज ड्रॉ किया है और जिसके नाम पे ड्रॉ किया है, ये ड्रॉर कहलाएगा, ये ड्रॉई कहलाएगा, और वो भाई साहब अभी भी पे ही है, वो तीसरी पार्टी। तो ये भी साइन करेगा, ये भी साइन करेगा। एक ऐसा कागज जिसमें एक बंदा किसी दूसरे बंदे को हुक्म देता है कि तुमने किसी तीसरे बंदे के पैसे देने हैं, ये वाला कागज बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। याद रहेगा? तकरीबन बाकी सारे फीचर्स प्रोमिसरी नोट जैसे, लेकिन डेफिनेशन थोड़ी सी फर्क। बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, पढ़ी हुई थी बात हमने। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, वहां क्या था? प्रॉमिस। अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय मेकर, मेकर साइन करके हुक्म दे रहा है। डायरेक्टिंग, हुक्म दे रहा है अ सर्टेन पर्सन, एक खास इंसान को। क्या हुक्म दे रहा है? टू पे ऑन डिमांड, कि या तो डिमांड पे पैसे दे देना, और अ फिक्स्ड और डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम। क्या चीज? अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, उस बंदे को या उसके कहने पे किसी और को, और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो अगर पूरी डेफिनेशन में देखिए तो सिर्फ फर्क है टोन का, यहाँ ऑर्डर की टोन है और यहाँ पे एक और बंदे को वो कह रहा है कि तुमने तीसरे बंदे के पैसे देने हैं। बाकी टाइम और डिमांड वाली बात भी उसी तरह से है, ऑर्डर और बेयरर वाली बात भी उसी तरह से। तो एक बात तो समझ आ गई कि इंस्ट्रूमेंट टाइम भी हो सकता है, डिमांड भी हो सकता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि दिखा के पैसे मिल जाएं, और ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक डेफिनेट टाइम डला हुआ हो। इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर भी हो सकता है जो कोई भी बंदा फॉरवर्ड कर सके और उस पर नाम लिखा हुआ एक इंसान का, और बेयरर भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, जिसके हाथ में है इंस्ट्रूमेंट उसका। बिल ऑफ एक्सचेंज समझ आया? पार्टीज कौन सी हैं? ड्रॉर, पेई और ड्रॉई। ड्रॉर जो ड्रॉ करता है वो ड्रॉर है, हमारे केस में बादशाह। पेई वो बंदा जिसको पैसे मिलने हैं, बाबा। ड्रॉई पर्सन हु इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट। और फिर जब ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेता है बिल को, तो वो एक्सेप्टर भी कहलाता है, उसको हम एक्सेप्टर भी कह देते हैं। इस चैप्टर की अगर ये बेस और ये स्टोरी समझ आ जाए तो चैप्टर में बार बार चीजें रिपीट हुई हुई हैं। अगर हमें थीम समझ आ गया तो जहां जहां रिपीट हुई हुई है मैं आपको याद कराऊंगा, याद करें बात हमने समझी थी, बात हमने समझी थी। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? इसकी शक्ल कुछ इस तरह की है, तारीख नंबर्स में और इंग्लिश में, लेकिन टोन का फर्क है। 3 months आफ्टर डेट, पे टू XYZ, XYZ को देना, पे, और टू इज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। एबीसी के नाम पे बनाया, पेई के नाम पे बनाया, साइन कर दिए ड्रॉर ने, और दूसरे साइन करवा लिए ड्रॉई से। तो इन दोनों ने साइन कर दिए ताकि मामला सीधा हो जाए। और अब ये इंस्ट्रूमेंट बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये दोनों साइन करके ये पकड़ा देंगे बाबे को। किताब कहती है इसके कुछ एसेंशियल्स हैं, तकरीबन सारे एसेंशियल्स में सारी बातें उसी तरह से कॉपी पेस्ट हुई हुई हैं। तो मैंने किताब में सिर्फ हेडिंग्स डाली हैं, अंदर एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन फर्क कहाँ पे है?
ऑर्डर टू पे, वहां होता था प्रॉमिस टू पे, यहाँ है ऑर्डर टू पे। उधर साइन बाय मेकर था, यहाँ साइन बाय ड्रॉअर और ड्रॉई। ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। इसके अंदर भी वही वाली बात है, उसके अंदर भी वही वाली बात है, वही लीगल टेंडर, वही सारी कहानी उसी तरह से। अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिस नोट में क्या फर्क है, तो बड़े क्लियर फर्क है। एक तरफ 2 बंदे हैं, एक तरफ 3 बंदे हैं। एक तरफ प्रॉमिस है, एक तरफ ऑर्डर है। एक तरफ डायरेक्ट जिसने बनाया उसने पैसे देने हैं, एक तरफ किसी और ने पैसे देने, वो पैसे नहीं देगा, फिर शिकायत लेके जाएंगे ना। तो प्रॉमिसरी नोट में अगर बादशाह इनकार कर दे तो शिकायत किसी और को नहीं कर सकते, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में कर दिया, ड्रॉइंग ने इनकार कर दिया, तो फिर इसका नोटिस ऑफ डिसऑनर, ये जो शिकायत के देखें जी इन्होंने ऑनर नहीं किया, इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, वो बादशाह को की जा सकती है। तो किताब ने चंद डिफरेंसेस बताए, इसमें 2 पार्टीज, उसमें 3 पार्टी। इसकी टोन प्रॉमिस, उसकी टोन ऑर्डर। इधर मेकर पे ही नहीं हो सकता, बादशाह ये नहीं कह सकता कि मैं अपने आप को पैसे देने का वादा करता हूं, लेकिन बादशाह किसी भी वक्त महल में बैठ के ड्रॉई को ये तो कह सकता है, मिस्टर खजांची मुझे इतने पैसे ला के दे दो, तो ड्रॉर ही पेई बन सकता है, अलाउड है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो तीसरी पार्टी और पहली पार्टी दोनों सेम हो सकते हैं जी। अब इसमें उन्होंने कहा कि पर्सन्स 2 हो जाएंगे। हम फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉ हम मानेंगे कि ये 3 तरह के लोग हैं, एक ने हुक्म दिया है, दूसरे को हुक्म दिया है और तीसरे को पेमेंट हो रही है। लेकिन इसी चैप्टर ने हमें खुद ही बता दिया, जब इस चैप्टर ने बताया था कि 3 बंदे होंगे, हमने से माना। अब यही चैप्टर कह रहा है कि ड्रॉर और पेई सेम लोग हो सकते हैं, तो अब फिर इसका एहतराम कर ले। यानी पहले भी इसी के कहने पे माना था, अब इसी ने हमें ऑप्शन दे दी कि ड्रॉर और पेई सेम लोग हैं, तो जिसको मानते हैं उसकी भी तो मानते हैं। शैतान का यही तो मसला था। अल्लाह ने कहा मुझे सजदा करना है, सजदा करता रहा अल्लाह को। फिर अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करना है, उसने कहा नहीं तुमने तो कहा था सिर्फ मुझे सजदा करना है, तो उसने कहा मैं ही तो कह रहा हूं कि इसको सजदा कर लो। तो टेक्निकली वो उस ऑर्डर को मान रहा था, उस पर्सनैलिटी को नहीं मान रहा था, या वो नहीं समझ पा रहा था कि ये उसको था कि भाई मैं मतलब उसको सजदा करूंगा ना जो मतलब अजीम है, और ये जो मिट्टी से तुमने चीज बनाई है और मैं तो ज्यादा वो जबरदस्त हूं, तो मैं इसको क्यों करूं। तो उसने अपनी लॉजिक इस्तेमाल की और जो ऑर्डर उसे मिला उसको फॉलो नहीं किया। तो होता ये है कि कई दफा जो है ना, एक लॉ पहले एक सेक्शन बताता है, फिर लॉ एक्सेप्शन बताता है। तो एक्सेप्शन में लोग आके कहते हैं ये कैसी बात हुई, उसने तो वो बताया था, तो वो भी उसी ने बताया था, एक्सेप्शन भी उसने बताई। उसी ने कहा था 3 पार्टीज होंगी, और उसी ने कहा नहीं ड्रॉर और पेई एक बंदा भी हो सकता है। तो अगर ये माना है तो ये भी मानना पड़ेगा, इन्हीं की माननी पड़ेगी जो हमें बता रहे हैं। तो वहां मेकर पेई नहीं बन सकता, जबकि यहाँ ड्रॉर पेई बन सकता है। प्रॉमिस ऑर्डर या एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए प्रॉमिस नोट में, किसी और से साइन नहीं करवाने, जबकि यहाँ ड्रॉई की एक्सेप्टेंस चाहिए। वहां लायबिलिटी प्राइमरी एब्सोल्यूट है, बादशाह नहीं पैसे देने, वही लायबल है, फर्स्ट लेवल, जबकि यहाँ बादशाह सेकंड लेवल पे लायबल है, फर्स्ट लेवल पे कौन लायबल है, खजांची, और फिर वो नहीं देगा तो फिर इस तरह से। वहां बादशाह और जो बाबा है वो इमीडिएट रिलेशन में एक दूसरे के साथ, यहाँ 2 तरह के रिलेशन है, बाबे और खजांची का अलग रिलेशन है, बादशाह और खजांची का अलग रिलेशन है, लेकिन बादशाह और बाबा अलग अलग हो गए। खजांची ने बाबे को पैसे देने हैं और बादशाह और खजांची का आपस का मामला है। तो यहाँ पे जो पेई है उसके साथ इमीडिएट रिलेशन में नहीं आ जाता जो आपका ड्रॉर होता है। यहां नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं रिक्वायर्ड, अगर प्रॉमिस नोट नहीं वो होगा तो आप किसी को शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि उसी ने तो इनकार कर दिया, और यहां ड्रॉई ने इनकार कर दिया तो आप ड्रॉर को शिकायत कर सकते हैं। क्या ये बातें समझ आई? तो इसका मतलब ये है कि अगर एक शख्स इस शख्स को कहता है कि मेरे पैसे तुमने इसको देने हैं, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये कई दफा क्या होता है, आपको एक बंदे से पैसे आने होते हैं और एक बंदे को पैसे आपने देने होते हैं, आप उनको आपस में सेटल कर लेते हैं। जिससे पैसे आने हैं उसको हुक्म देते हैं कि तुमने उसको पैसे दे देने हैं जिसको आपने पैसे देने थे। तो आई के अपने 1-2 दफा सवाल भी इस तरह से पूछा कि एक सिचुएशन है, उसमें एक बंदे को एक दूसरे बंदे से 2 लाख रुपए आने हैं और इस बंदे ने एक तीसरे बंदे के 2 लाख रुपए देने हैं, एक ऐसा कागज बनाओ जिससे सारे मसले हल हो जाएं। तो फिर आप बिल ऑफ एक्सचेंज बताते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज वो कागज है जिससे पैसे इसको मिलने थे
खजांची बन जाएगा, उसको ऑर्डर दे दें कि तुमने उस वाले बंदे को पैसे देने हैं वो जिसको हमारी लायबिलिटी थी। तो जब हम गौर से देखते हैं ना तो इस खजांची की शक्ल बदलें और यहाँ पे एमसीबी रख दें। फर्ज करें इसकी शक्ल बदल जाए और यहाँ एमसीबी लिखा हुआ हो। बादशाह के पैसे एमसीबी में पड़े हुए। बादशाह अगर एमसीबी को हुक्म दे कि तुमने इस बंदे की पेमेंट करनी है, तो वो भी तो एक कागज होता है, वो चेक होता है। तो चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो फिर चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क हुआ? चेक एक खास तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हमेशा डिमांड होगा। ये नहीं लिखा होगा आज से 3 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद, ये हमेशा। और दूसरा, इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होगी बैंक की। बैंक की ऑलरेडी चेक बुक होती है जिसमें बैंक के अपने स्टैंप और वो सारी चीजें आ रही होती हैं। तो अगेन अगर हमें बात समझ आई है तो इसको हम चेक पे वो कर सकते हैं। चेक चैप्टर 15 ने बताया, लेकिन चूंकि चैप्टर 14, 15 एक ही टॉपिक को डील कर रहा है, तो अब हम इसको चेक को समझ लेते हैं कि चेक हमें क्या कहना चाह रहा है। तो चेक क्या है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक बिल ऑफ एक्सचेंज की किस्म है, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, एक खास बैंकर पे ड्रॉ हुआ है, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। खामखा जुमला पेचीदा कर दिया। नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल, ये नहीं होगा पेबल, अदरवाइज देन ऑन डिमांड, डिमांड से हटके, डिमांड से हटके ये पेबल नहीं होगा। तो फिर ये कैसे पेबल होगा? डिमांड। तो लिख देते वो ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड इज पेबल ऑन डिमांड। उन्होंने कहा ये अदर देन डिमांड हो, ऐसा नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा? डेफिनेशन ना होती तो लैंग्वेज मैंने सीधी कर देनी थी, लेकिन डेफिनेशन में हम फंसे हुए होते हैं कि जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से। तो चेक हमेशा डिमांड होगा, चेक हमेशा किसी खास बैंक पे होगा, और चेक बिल ऑफ एक्सचेंज की किस्म है। यहाँ ड्रॉर है वो बंदा जिसने चेक लिखा है, ड्रॉई वो बैंक है जिसको हुक्म दिया जा रहा है, और पेई वो बंदा जिसने अमाउंट लेनी है। इसके भी उसी तरह से एसेंशियल्स, इसका उसी तरह से एक फॉर्मेट। अब इसका फॉर्मेट थोड़ा ज्यादा साफ सुथरा होता है, वो देसी इंस्ट्रूमेंट थे। वो वाले इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली स्टाम्प पेपर पे लोग एक दूसरे के साथ देसी लिखाई लिख देते हैं। चेक का एक बना बनाया फॉर्मेट बैंक आपको इशू करता है जिसपे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें प्री प्रिंटेड, प्री फॉर्मेटेड आ रही होती हैं। तो चेक को स्टैम्प पेपर पे होना शर्त नहीं है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिस नोट के लिए आप ये जो गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर होते हैं जो कि मुख्तलिफ डिनोमिनेशन के होते हैं, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, 1200 का, आप उस तरह के स्टैम्प पेपर पे उसको बना रहे होते हैं ताकि वो लीगल हो जाए। लीगल बाइंडिंग भी तो ऐड करनी है ना। चेक में कुछ जरूरत नहीं है, अगर बैंक की प्री प्रिंटेड चेक बुक पे आप लिख देंगे तो चल जाएगा। तो उन्होंने वहां बैंक का नाम लिखा हुआ है, चेक का नंबर लिखा हुआ है, तारीख लिखी हुई है, पे के आगे जगह खाली है, किसको पे करना है? तो जी बाबा। अगर आप चाहते हैं बाबा या कोई भी तो बाबा और बेयरर, नहीं तो बेयरर को ऐसे काट दें और लिख दें बाबा और ऑर्डर, या खाली बाबा लिख दें, बाबा साइन करके आगे जिसके साथ वो करे। रुपीज इंग्लिश में यहां आ गए और नंबर्स में यहां आ गए, साइन इधर आ गया, और एक खास जगह पे उन्होंने कहा होता है इस लाइन से नीचे नहीं लिखना, और उन्होंने अपनी कुछ चीजें ऐड की हुई होती हैं। इधर एक प्रैक्टिकल चेक में नीचे कोड भी होता है जिस कोड से उस चेक की सॉर्टिंग हो रही होती है। निफ्ट वालों का कोड होता है, लेकिन खैर हमारे सिलेबस से काफी दूर की बात है। ये बात समझ आई? उसी तरह के इसके एसेंशियल्स, राइटिंग है, ऑर्डर टू पे है, डेफिनेट अनकंडीशनल है, सर्टेन सम है, मनी ओनली है, साइन बाय ड्रॉअर है, सर्टेन पार्टीज हैं। ये सातों वही हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़े थे। दो खास बातें, ये हमेशा एक स्पेसिफाइड बैंकर पे होगा और ये हमेशा ऑन डिमांड होगा। तो अब हमें कहानी समझ आ गई है कि चीजें इस तरह से चल रही हैं। पक्का? अब जब ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स की बेसिक समझ आ गए तो अब हमारे लिए जो लॉ है इसको देखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और ये याद रहे कि लॉ में चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे कहते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, पेबल ईदर टू ऑर्डर और बेयरर। ये ऑर्डर होगा। डिलीवरी, ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाने के बाद अपनी जेब में नहीं डालना, डिलीवर करना है। तो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक्चुअल ट्रांसफर का मतलब है मैं चेक लिखूं और ये भाई के हवाले कर दूं, एक्चुअल ट्रांसफर। सिंबॉलिक ट्रांसफर है, मैं चेक लिख के यहाँ रखूं, मैं कहूं मैं जब जाऊं तो ये आप उठा लीजिएगा यहाँ से, तो मैं यहाँ लिख के जब चला गया तो मेरी तरफ से मैंने इनको डिलीवर कर दिया है। तो डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी।
फिर आगे वो लॉ का तारुफ नहीं होता था हर जगह, तो इधर भी हल्का सा तारुफ कर रहे हैं। उनका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, वरना हम कंफ्यूज रहते हैं कि शायद शादरा में अप्लाई नहीं करेगा, तो उन्होंने बता दिया। मतलब ये जुमला तकरीबन बेकार ही है कि जाहिर है जो लॉ पढ़ रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान का है, तो बहरहाल उनके पास मतलब जितना था उन्होंने लिखा, उन्होंने जी पूरे पाकिस्तान में है। ये मार्च 1882 को पैदा हुआ, ठीक है, हो गया होगा या उस दिन एप्लीकेबल हुआ। इट डज नॉट अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 एंड सेक्शन 35 ऑफ एसबीपी एक्ट। एसबीपी का जो एक्ट है उसके ये दो सेक्शंस को ये अफेक्ट नहीं करता। और वो दो सेक्शन पता नहीं कौन से हैं, उनमें से एक हमें बताया, एक तो हमें बताया भी नहीं। This act shall prevail regardless of any usage or custom that is different from it. लोग रिवायतन मार्केट में जो मर्जी करते हो, जो मर्जी उनकी आदतें हो, ये एक्ट फॉलो होगा। अगर मार्केट में लोग एक चेक पे भी लिख देते होंगे 3 महीने बाद, तो वो फजूल लोग हैं। हम जो कह रहे हैं हमारी सुनो। इन सिंपल टर्म, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी है। और ये जो इंट्रोडक्शन दिया, इस इंट्रोडक्शन को आप भुला सकते हैं, इतने से इंट्रोडक्शन को, इसमें उन्होंने कोई काम की बात नहीं बताई। भाई कुछ कहना चाहते हैं? चेक पे हम लोग डेली देते 5 माह बाद की, ठीक है, वो भी टाइम होगा। इन्होंने कहा चेक पे हम लिख देते हैं 5 माह बाद की डेट। जुमला दोबारा पढ़ते हैं। दिस एक्ट शैल प्रिवेल रिगार्डलेस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द। तो अगर कोई रिवायत, कोई आदत, कोई रूटीन कुछ लोगों ने गलत करना शुरू कर दिया, उसका यह मतलब नहीं कि हम गलत हैं, लोग गलत हैं। अगर एक चेक पे किसी ने आज से 5 महीने बाद की तारीख डाल दी, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नजदीक वो एक बेकार कागज है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानता है कि चेक पे जो तारीख डली हुई होती है, इसका मतलब है वो उस दिन पैदा हुआ होता है। तो वो यही तो समझा रहे हैं कि मार्केट अगर कुछ गलत कर रही है उसको साइड पे रखो, हम जो कह रहे हैं वो कानून उस तरह से फॉलो होगा। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा। मार्केट में एक आदत बनी हुई है कि लोग पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं। किसी के 3 महीने बाद पैसे देने हैं, 3 महीने बाद के चेक लिख के दे देते हैं, 3 महीने बाद उसे पैसे देके उसे अपना चेक वापस ले लेते हैं, ताकि उसको भी हौसला हो कि मेरे पास चेक है, अगर वो पैसे नहीं देगा मैं बैंक जाके इनकैश करा लूंगा, और अगर इनकैश ना हुआ तो मैं इस बंदे पे वो करा दूंगा, पर्चा करा दूंगा। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं अगर चेक किसी ने आपको दिया और वो चेक बाउंस हो गया। तो ये पाकिस्तान में एक लोकल कल्चर बन गया कि हम पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नहीं पता कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो इसलिए उसने कह दिया भाई तुम्हारा कोई भी यूजेज कस्टम जो डिफरेंट है मुझसे, वो अपने पास रखो, मेरा कानून ये है और उसकी ये कवानीन है। क्लियर? कहानी आगे बढ़ती है एंडोर्समेंट। अब अगेन मैं थोड़ा सा आगे पीछे तरतीब कर रहा हूं ताकि एक लॉजिकल फ्लो में हमें चीजें समझ आ जाए। एंडोर्समेंट क्या बला थी? ये जो साइन करके हम आगे लोगों को फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। मजे की बात है, अगर बाबा चाहता है इसे बेरर बना दे तो यहां साइन करता और आगे किसी का नाम ना लिखता, तो पढ़ा जाता कि मैं बादशाह तुम बाबे को, या तुम्हारे कहने पे किसी और को, और तुम्हारे कहने पे बाबे ने साइन कर दिया और आगे किसी का नाम नहीं लिखा। इसे हम कहते हैं ब्लैंक एंडोर्समेंट, के साइन कर दो और कोई मुखातिब मत बताओ, तो ये बेरर बन जाएगा खुद ब खुद। और अगर आप साइन करके किसी को मुखातिब कर दें तो ये ऑर्डर बन जाएगा। अब एंडोर्समेंट कैसे करते हैं? ऐसे, यानी साइन कर देते हैं और साइन करके जेब में डाल लें, नहीं, साइन करके अगले बंदे को फॉरवर्ड कर दें। ये साइन कहां करेंगे? सामने इंस्ट्रूमेंट पे, फ्रंट पे। अब अगर 15-16 साइन हो जाए तो सामने तो जगह खत्म हो जाएगी, बैक साइड पे करते हैं, वहां जगह खत्म हो जाए, एक और कागज लगाएं, उस पे लिखना शुरू करते हैं, उसको अटैच करते हैं, दूसरा कागज उठाएं, जब बहुत कचरा हो जाए एक और स्टैम्प पेपर उठाएं और उस पे लिखें कि उस वाले कागज की कंटिन्यूअस यहां से शुरू हो रही है। तो आप हर तरह से उसको इस तरह से एंडोर्स कर सकते हैं। किताब से अगर पूछें, जब भी मेकर या होल्डर, जो भी इंस्ट्रूमेंट दरमियान में आया है जिसने बनाया, साइन करता है उसको अदर देन मेकर, यानी कि एक तो मेकर ने शुरू में साइन किया था, उसके बाद मेकर के बाद अगर दरमियान में कोई और बंदा, बादशाह के अलावा कोई और बंदा दरमियान में अगर साइन कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन ऑन द बैक साइड पे या फेस, या स्लिप ऑफ पेपर जो उसके साथ अटैच है, या फॉर सेम पर्पस साइन करता है एक और स्टैम्प पेपर टू बी कंप्लीटेड एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ही इज सेड टू एंडोर्स द सेम एंड इज कॉल्ड द एंडोर्सर। कहा जाएगा कि उसने एंडोर्समेंट की है और उस बंदे को हम कहेंगे ये एंडोर्सर है। उन्हें लगा कि शायद आपको बात सही से समझ नहीं है, उन्होंने कहा हम आपको एसेंशियल्स बताते हैं। एंडोर्समेंट अच्छी कौन सी होती है? इट मस्ट बी ऑन इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ,
If no space is left on the back of instrument, further endorsements are signed on a slip of paper attached to an instrument. It must be signed by the endorser. Sign करना होगा. No particular form of words is necessary. कोई खास अल्फाज लिखने की जरूरत नहीं, बस साइन कर दें तो भी काफी है, एक इंसान का नाम लिख दें तो भी काफी है. It must be completed by delivery of the instrument. ये डिलीवर करने से कंप्लीट होगा, साइन करके जेब में डालने से एंडोर्समेंट कंप्लीट नहीं होगी. फिर एंडोर्समेंट पूरे इंस्ट्रूमेंट की होनी चाहिए, आधे इंस्ट्रूमेंट की नहीं हो सकती. वो शकील जो दुकानदार को 2 लाख दिरहम देना चाहता था, वो ये लिख सकता था कि इस कागज पे 2 लाख दिरहम इसे दे दीजिएगा और लाख मुझे दे दीजिएगा. ऐसा नहीं हो सकता, आपको कागज पूरा ही फॉरवर्ड करना होता है. तो इसलिए उसने लाख दिरहम उससे कैश में पकड़े और पूरा 3 लाख वाला इंस्ट्रूमेंट फॉरवर्ड कर दिया. नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट पूरे के पूरे एंटायर इंस्ट्रूमेंट की होगी. क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते, इसकी तरफ थोड़ा बाद में आते हैं. पहले थोड़ा सा एक टॉपिक और वो कर लेते हैं. टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितनी किस्म के होते हैं? वही मशहूर जमाना ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बेयरर इंस्ट्रूमेंट. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सप्रेस टू बी सोपेबल, मतलब सोपेबल का मतलब है जैसे वो लिखी हुई हेडिंग में. तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू ऑर्डर, which is expressed to be payable to a particular person and does not contain word जो कि रोकते हैं कि ट्रांसफर नहीं करना. तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें किसी खास बंदे को मुखातिब किया और उसमें ये नहीं लिखा कि ये किसको नहीं जा सकता किसको जा सकता है, तो वो बन जाएगा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. बेयरर कौन सा है? एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, जिसपे लिखा है कि दैट इज पेबल टू बेयर, या लास्ट एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट इन ब्लैंको, आखिरी साइन इन ब्लैंको और वो आगे फिर फॉरवर्ड ना कर पा रहे हो. इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, एक नई कैटेगरी जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी थी. हमने कहा है कि ये हमेशा लोकल करेंसी में होना चाहिए, लेकिन मुल्क से बाहर के इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, उनको हम फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. अब फॉरेन में और पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट में क्या फर्क है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट उसे कहते हैं जो मेड इन पाकिस्तान है. बना पाकिस्तान में मिला पाकिस्तानी को तो भी इनलैंड है. बना पाकिस्तान में मिला पाकिस्तानी को पाकिस्तानी बाहर ले गया तो भी इनलैंड है. बना पाकिस्तान में पेमेंट बाहर होनी है तो भी इनलैंड है. बना बाहर पेमेंट पाकिस्तान होनी है, फॉरेन है. बना बाहर पेमेंट बाहर होनी है, फॉरेन. तो आसान अल्फाज में मेड इन पाकिस्तान असल शर्त है. इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान एंड आल्सो मेड पेबल इन पाकिस्तान, या मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान ऑल्दो इट मे बी पेबल इन फॉरेन कंट्री. एंड इनलैंड इंस्ट्रूमेंट रिमेन इनलैंड इवन इट हैव बीन एंडोर्स्ड इन अ, चाहे बाहर चला गया हो, एक्सपोर्ट हो गया हो, लेकिन जो बना पाकिस्तान में था वो मेड इन पाकिस्तान है. तो जो पाकिस्तानी बाहर जाके उसके बाद फिरंगी जुबान बोलता हुआ आए और कहे कि पता नहीं तुम लोग कौन से गंदे मुल्क में रहते हो, तो हम कहेंगे बेटा तुम जिंदगी भर रहोगे तो पाकिस्तानी, तुम यहीं पैदा हुए हो, तो अब आगे तुमने 25 साल गुजार दिए विदेश में, लेकिन तुम पाकिस्तानी कहलाओगे. तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट आगे जाके जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो जाए ये कहलाएगा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, और जो इनलैंड नहीं होगा वो कहलाएगा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. फिर किताब को लगा कि शायद आपको डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट अभी भी ना समझ आया हो. उन्होंने कहा चलो हम आपको फिर समझा देते हैं. डिमांड इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे कोई टाइम नहीं लिखा हुआ. बादशाह ने नहीं लिखा था कोई टाइम, बस कह दिया था मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा. तो जिसपे कोई टाइम नहीं लिखा, इसका मतलब वो कागज जब दिखाएंगे पैसे मिल जाए, या उस पे इस तरह के अल्फाज लिखे हुए हो. एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड हो, या इस पे लिखा हो पेबल एट साइट, प्रेजेंटमेंट, ऑन डिमांड, या कोई टाइम ना लिखा हो, या बिल और नोट एक्सेप्टेड एंड एंडोर्स आफ्टर इट इज ओवरड्यू. एक बिल पे लिखा था 3 महीने, 3 महीने गुजर गए, अब 3 महीने के बाद जिसके हाथ में कागज जा रहा है ये तो आज ही फौरन से जाके पैसे ले सकते हैं. तो डिमांड कौन सा? जिसपे लिखा हो डिमांड, जिसपे लिखा हो एट साइड, जिसपे लिखा हो ऑन प्रेजेंटमेंट, जिसपे कोई टाइम ना लिखा हो, या जिसपे टाइम लिखा था और वो एक्सपायर हो चुका है, ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? डिमांड. चेक हमेशा डिमांड होगा, ये बात चेक की डेफिनेशन में लिखी हुई. तो टाइम इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल आफ्टर अ फिक्स टाइम और स्पेसिफाइड डेट या इवेंट. चेक टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता और बाकी टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं. वो कब होंगे टाइम इंस्ट्रूमेंट? जब इस पे कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड लिखा होगा, कोई स्पेसिफिक दिन लिखा होगा, या लिखा होगा मुझे दिखा देना इस कागज और उसके बाद इतने दिन, तो भी वो टाइम बन जाएगा. डिमांड है मुझे दिखा देना पैसे ले लेना, और अगर कहो मुझे दिखाना मैं 2 दिन बाद पैसे दे दूंगा, वो टाइम बन जाएगा. ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन.
तो वही वाली बात टाइम और डिमांड वाली जो हमने पहले पढ़ी हुई थी वो यहाँ फिर से रिपीट करने की कोशिश की है इन्होंने। जी डिमांड है, ये बेरर भी हो सकता है। जी, अब ये जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है या टाइम इंस्ट्रूमेंट है, ये बेरर भी हो सकते हैं और ऑर्डर भी हो सकते हैं। यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट एक वक्त में टाइम भी हो सकता है, डिमांड भी हो सकता है, एक वक्त में ऑर्डर भी हो सकता है, बेरर भी हो सकता है, सिवाय वहां जहां स्टेट बैंक के वो सेक्शन आ जाए जहां उसने कुछ मना किया है। उस सेक्शन में जाके देखेंगे तो हमें पता लगेगा। अदरवाइज ये सारे इंस्ट्रूमेंट डिमांड भी हो सकते हैं। चेक तो फिक्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिस नोट डिमांड भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, बेरर भी हो सकता है। डिमांड और ऑर्डर भी हो सकता है, डिमांड और बेरर भी हो सकता है, टाइम और ऑर्डर भी हो सकता है, टाइम एंड बेरर भी हो सकता है। तो उन दो में से कोई भी फीचर, इन दो में से कोई भी फीचर। वापस पीछे चलते हैं, कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। वो कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में पता है क्या खास बात है? नंबर 1, ये या पेबल टू ऑर्डर होते हैं या पेबल टू बेरर होते हैं। चौथी पांचवी दफा बता रहे हैं यार, फिर भी सुन लेते हैं। विच इज एक्सपेक्ट टू बी सो पेबल और पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन। फिर आगे एक जुमला लिखा है जिसमें क्रॉस चेक का जिक्र है। अभी चेक के अंदर डिटेल में उतरेंगे तो फिर हमें क्रॉस चेक पता लगेगा। अभी फिलहाल इस क्रॉस चेक के जुमले को साइड पे कर देते हैं। ये अभी हमें चैप्टर 15 के बाद ये जुमला समझ आएगा। पेबल टू बेरर विच इज एक्सपेक्ट टू बी सो पेबल और ऑन विच द ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट इज एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। ये जुमला सुना सुना सा लग रहा है, वहां पे भी नहीं अल्फाज में था, यहाँ दोबारा बता दिया। पे टू ए और बेरर या पे बेरर आप यूं भी बना सकते हैं। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड पेबल टू और मोर पेइस को भी हो सकता है, जॉइंटली भी हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है। यानी जॉइंट एंड सेवरल दोनों तरह से हो सकता है। यानी ए लिख दे कि ये इंस्ट्रूमेंट मैं लिख रहा हूं, ये बी और सी दोनों मिलके मैं इनको पेमेंट करूंगा, या मैं बी को पेमेंट कर दूंगा या मैं सी को पेमेंट कर दूंगा। तो एक से ज्यादा पेज हो सकते हैं और उसमें जॉइंट एंड सेवरल वाला रूल अप्लाई करता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी मेड पेबल टू 2 और मोर पेज जॉइंटली और इट मे बी मेड पेबल इन अल्टरनेटिव टू वन ऑफ द टू और वन ऑफ सम। यानी फॉर एग्जांपल पेबल टू आजम एंड बाबर या पेबल टू आजम और बाबर। तो उर्दू में भी आजम और बाबर हो सकता है और इंग्लिश में भी आजम और बाबर हो सकता है। उर्दू में आजम और अलिफ वाओ रे, आजम और बाबर, और इंग्लिश में आजम और बाबर। तो इंग्लिश वाला और भी हो सकता है और उर्दू वाला और भी हो सकता है। यानी दोनों को कंबाइन भी हो सकता है और दोनों को अलग अलग भी हो सकता है। ये बात समझ आई? आ गया जी सेक्शन 35। उन्होंने कहा था नहीं सेक्शन 35 और 24 इसको वो नहीं करना। सेक्शन 35 ने हमारे कॉन्सेप्ट बदल दिए। और हो सकता है मैं आपको बताऊं तो आप कहें सर अभी थोड़ी पहले तो आपने कहा था कि डिमांड और फलाना हो सकता है, तो मैं कहूंगा मैंने ही कहा था लेकिन इस लॉ ने अब हमें वो कर दिया, ओवरराइड कर दिया। सेक्शन 35 ये कहता है स्टेट बैंक का, ये एक्सेप्शन है, असूलन हमें नहीं बतानी चाहिए इस लेवल पे, लेकिन बस आई के अपने लिखा है, देख लेते हैं। किसी भी बंदे को अदर देन बैंक या फेडरल गवर्नमेंट स्टेट बैंक मना करता है कि आपने प्रोमिसरी नोट जब पहले दिन बनाना है तो पेबल टू बेरर नहीं बनाना। प्रोमिसरी नोट जिस दिन पैदा होगा उस दिन पेबल टू बेरर नहीं बनाना। बैंकों के अलावा किसी बंदे को पाकिस्तान में इजाजत नहीं है कि आपने पेबल टू बेरर प्रोमिसरी नोट पहले दिन बना देना है। हाँ, आगे जाके बेरर बन जाए कोई मसला नहीं। पहले दिन बादशाह इशू करते हुए नहीं कहेगा मैं बादशाह जिस मर्जी को पैसे दे दूं। तो पाकिस्तान में ये रिस्ट्रिक्शन है, ये हमारे इस लॉ के अगेंस्ट जा रही है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? प्रोमिसरी नोट पहली दिन पेबल टू बेरर नहीं बन सकता। अभी रट्टा मारना है, इसमें लॉजिक नहीं है, जो मना कर दिया वो मना कर दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज पहले दिन पेबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं बन सकता। तो ये पहले दिन पेबल टू बेरर नहीं बन सकता और वो पहले दिन पेबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं बन सकता। डन। बस ये दो चीजें हमने याद कर लेनी कि इन्होंने हमें मना किया हुआ है। ये पहली वो हो गई, खसूसियत हो गई कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर भी हो सकते हैं और बेरर भी। दूसरा, ये इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकते हैं। बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो ऐसे इस हाथ से दूसरे हाथ में क्या ट्रांसफर हो गया, और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो बस साइन करके ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मेयर डिलीवरी अगर पेबल टू बेरर है, ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी अगर पेबल टू ऑर्डर है। तीसरी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल हमेशा साफ होता है। अभी होल्डर इन ड्यू कोर्स का इसका तो अभी तक जिक्र ही नहीं आया था।
इस पॉइंट को होल्ड करते हैं, थोड़ा सा आगे हम होल्डर इन ड्यू कोर्स को समझ लेंगे। यहां तक सारी बातें समझ आ रही हैं। अब आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं चैप्टर के, जो हमें बताएगा डिफरेंट पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। अब ये ना कहिएगा कि सर हमें आती ही वाली बात है। कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है? एक मेकर होता है, वो जो बिल ऑफ प्रॉमिस नोट बनाने वाला था, मेकर। पेई, जिसको पैसे जाने। ड्रॉर, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक बनाने वाले को ड्रॉर कहते हैं। ड्रॉई, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक वगैरह ड्रॉ हो, जिसने पैसे देने वो ड्रॉई। एक्सेप्टर, यही ड्रॉई जब साइन कर देता है तो क्या बन जाता है? एक्सेप्टर। तो ये वाली पार्टीज तो आपको पहले से आती थी। दो इजाफी पार्टीज उन्होंने बताई हैं, एक का नाम है होल्डर और एक का नाम है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर किसे कहते हैं? ये जो बल्ब के साथ लगा हुआ होता है, होल्डर होता है जिसने बल्ब को संभाला हुआ होता है। तो बहरहाल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होल्डर का मतलब है जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब है अगर यहाँ इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है और मैंने इन भाई से कहा कि आपको उठा लें और जाते हुए ये भाई उठा गए तो इन्होंने होल्ड कर लिया, तो क्या ये होल्डर बन गए? इंस्ट्रूमेंट हाथ में पकड़ने से अगर कोई भी होल्डर बन जाएगा फिर तो गेम खराब हो गई, फिर तो चोरियां चकारियां बड़े आराम से होंगी। होल्डर उसे कहेंगे नंबर 1 जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, नंबर 2 वो कानूनी हक रखता है उस इंस्ट्रूमेंट पे कि उसको पैसे मिलने हैं। तो ये उठाएंगे तो होल्डर बनेंगे और वो उठाएंगे तो होल्डर नहीं बनेंगे, चूंकि इन्होंने भी होल्ड किया हुआ उन्होंने भी होल्ड किया हुआ, लेकिन ये कानूनी हक रखते हैं उसको होल्ड करने का। तो होल्डर के बारे में उन्होंने कहा होल्डर एक उसे ऐसे शख्स को कहेंगे अगर उसमें 2 शर्तें पूरी हो रही हो। नंबर 1 उसके पास इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन हो अपने नाम में, एंड ही मस्ट बी entitled to receive या recover the amount due on instrument from the parties liable under the instrument। तो दुकानदार जब उस कागज को पकड़ के देख रहा था तो वो होल्डर नहीं बना था, लेकिन जिस वक्त दुकानदार उसमें एलिजिबल हो गया कि वो कागज पे हक रखता है कि किसी पिछली पार्टी से पैसे ले ले, तो वो बन गया होल्डर। तो इसका मतलब है बेयरर इंस्ट्रूमेंट में जो बेयरर है वो होल्डर बन जाएगा, क्योंकि उस पर नाम ही नहीं किसी का लिखा हुआ। लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जो एंडोर्सी या पेई है जिसका नाम लिखा हुआ है वो ही होगा हमेशा होल्डर। एक छोटा सा नोट है जिसका ऊपर के कॉन्सेप्ट से ताल्लुक नहीं। नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जब भी लॉस्ट होगा और नहीं मिलेगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जिस बंदे के पास सबसे एंड पे वो इंस्ट्रूमेंट था मान लेंगे कि वो ही आखिरी होल्डर था, क्योंकि उसके बाद हमें नहीं पता कि कौन होल्डर बना। ये क्यों बताया पता नहीं, सिलेबस से कोई लिंक नहीं, बस तबियत मचल रही थी तो उन्होंने सोचा बच्चों को जरा तंग कर दे। क्या होल्डर समझ आया है? अब ये हो गया होल्डर। अब एक और बंदा लेके आते हैं जिसका नाम है होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसकी 2 शर्तें थी, पोजेशन है नंबर 1 और पोजेशन पे एंटाइटल भी है। तीसरी शर्त ऐड कर देते हैं, शरीफ भी है, मासूम भी है, भोला भी है। ये भाई ने कहा कि सर आपने मेरे 10,000 देने हैं। मैंने कहा टेंशन कोई नहीं है, मैं एक चेक चोरी करके लेके आया हूँ एक जगह से, तुम्हें दे देता हूँ, किसी को चोरी का नहीं पता, तुम जाके वो दिखाना बैंक को और पैसे ले जाना। अच्छा, ये इनको मैंने चेक दे दिया, एक शर्त पूरी हो गई। इन्होंने मुझसे 10,000 रुपए भी लेने, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तो ये हक रखते हैं कि मैं इनको अगर एक कागज दूं तो ये उस पर आगे जाके पैसे ले लें। लेकिन ये मासूम नहीं है, इनको मैंने बता दिया है कि ये कागज चोरी शुदा है। अब अगर कल को कभी भी किसी भी वक्त पुलिस ने किसी भी बंदे को पकड़ लिया तो देखेंगे दरमियान में कौन कौन गैर शरीफ लोग थे। तो जो होल्डर होगा लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा वो पकड़ा जाएगा। ये होल्डर इन ड्यू कोर्स कब होते? जब इन्हें ना पता होता कि मैंने चोरी की है, मैं कहीं से चोरी करके चेक लेके आता, मैं कहता भाई आपके मैंने पैसे देने थे, ये चेक पकड़ो। इन्होंने मासूमियत से जाके चेक आगे दे दिया, उसने किसी और को दे दिया, पुलिस ने पकड़ लिया। तहकीक करते करते जब इन तक आए कि हाँ भाई तुम भी जुर्म में शामिल हो, अगर साबित हो जाए कि इन्हें नहीं पता था तो ये बच जाएंगे। इसका मतलब है मेरे हाथ में जो चेक था वो 2 नंबर था, गलत था, मेरे हाथ में वो चेक का टाइटल गलत था, रॉन्ग था। लेकिन इनके हाथ में अगर ये मासूम है तो चेक साफ हो जाएगा। ये आगे जिस जिसको पकड़ाएंगे चेक साफ हो जाएगा। तो जिस जिसको नहीं पता उसके टाइटल के बारे में उसको मिलेगा साफ टाइटल, और जिसको डाउट पता है यानी जो शरीफ नहीं है उसको उसके अंदर होने वाली गड़बड़ का पता है, वो होल्डर तो होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। तो रूल ये है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में आके टाइटल साफ हो जाता है। आपने कहा जो होल्डर होता है, जो होल्डर है वो
वो होल्डर कानूनी हक रखता है। कानूनी हक कौन सा? आप ये देखिए ना, सप्लायर या दुकानदार क्या बादशाह से पैसे रिसीव करने का हक रखते थे? असूलन तो नहीं था ना, लेकिन उस कागज पे तो उनका हक बन गया था। उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे उनको उसके बदले में कागज मिला था। उस कागज पे उनका कानूनी हक था कि वो कागज जो है उसको दिखा के वो पैसे ले सकते हैं किसी भी पार्टी को, अब चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो। तो यहाँ लीगल हक का मतलब क्या है कि वो बंदा जिसको इस कागज मिला है उसने पिछले बंदे से कानूनी तौर पे कोई ना कोई पैसे लेने हो। तो इन्होंने कानूनी तौर पे मेरे से पैसे लेने थे, मैंने कागज दे दिया, तो ये होल्डर तो बन गए। लेकिन अगर इन्हें पता है उस कागज में गड़बड़ का, तो ये होल्डर बनेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेंगे जी। अब सवाल ये है कि क्या मैं होल्डर हूं? हो सकता है मैं भी होल्डर हूं। अगर मेरे पास चेक चोरी शुदा आया, कैसे? मुझे देने वाले ने बताया था कि चोरी वाला है, तो जिससे चेक मुझे मिला, अगर उससे मुझे जेन्युइन पेमेंट आनी थी तो मैं होल्डर हूं। लेकिन अगर मैं ही चोर हूं तो ना मैं होल्डर हूं ना होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर के लिए उस चीज पे लीगली उसका हक हो के उसको पैसे मिलने हैं, और होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो जो मासूम है। तो अगर एक होल्डर हो और वो मासूम भी हो तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स कभी भी गड़बड़ में पकड़ा जाएगा तो आजाद हो जाएगा कि इसके पास टाइटल साफ है। सर इसमें फिर वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट ही होगा। अब अगेन क्या ये बेरर होगा? बेरर तो बहुत आसान बात है। बेरर पे आखिरी साइन आ रहे होते हैं, उसके बाद जिस मर्जी बंदे के हाथ में जाए। तो बेरर तो कभी भी नहीं पकड़ा जाता। पकड़े कौन जाते हैं? जिन जिन के नाम लिखे होते हैं, बादशाह, बाबा, दुकानदार, सप्लायर। तो बेरर वाला तो एक मजाक है, तो लोग कोशिश करते हैं कि बेरर ना बनाए। जैसे अगर कोई चेक देना तो चेक ब्लैंक चेक नहीं होना चाहिए, आइडियली किसी बंदे के नाम पे मुखातिब होना चाहिए, वरना तो कोई भी बीच में आएगा उसको इस्तेमाल कर जाएगा, उसका पता भी नहीं लगेगा बाद में। बात समझ आई? किताब क्या बता रही है? एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन becomes the possessor of a promissory note, bill of exchange या चेक if payable to bearer। अगर payable to bearer है तो क्या बन जाए? possessor, जो भी उसको पकड़ ले। और पेई एंडोर्सी बन जाए अगर payable to order हो, before it become overdue। एक अहम शर्त यहाँ पे आ गई नई वाली, उसके मैच्योर होने से पहले, यानी कि उसमें लिखा हुआ है ना 4 महीने बाद। तो अगर दरमियान में किसी वक्त उसके पास आ गया तो फिर ये शर्त भी है कि उसको मैच्योर होने से पहले उसके पास आए, without notice that the title of person from whom he derived his own title was, without knowing, without notice कि जो जिस बंदे से उसने इंस्ट्रूमेंट लिया उसका टाइटल डिफेक्टिव था। डिफेक्टिव टाइटल किसे कहते हैं? एक बंदे का टाइटल तब डिफेक्टिव होता है when he is not entitled to receive the amount due। जैसे भाई ने कहा कि अगर मैंने चोरी की है तो फिर मैं एंटाइटल्ड नहीं था, तो मेरे हाथ में टाइटल खराब था, लेकिन शरीफ आदमी के हाथ में जाके टाइटल साफ हो गया। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जाके चीजें साफ हो जाएंगी। पीछे जो असेंशियल हमने नहीं पढ़ा था वो यही था, टाइटल ऑफ होल्डर इन। Once an instrument is received in the hands of holder in due course, it becomes free from all defects। इसके सारे डिफेक्ट खत्म हो जाते हैं। हम मान लेते हैं कि ये पाक साफ हो गया। सर जी, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में तो नाम लिखा होता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में नाम लिखा होता है। वो कैसे आगे चोरी हो सकता है या उसको आगे कैसे एंडोर्स कर सकते हैं? जी, वो कैसे आगे चोरी हो सकता है? जिसका नाम लिखा हुआ है उसके साइन भी तो बोगस किए जा सकते हैं। इस वक्त तो मान रहे हैं ना हर चीज परफेक्ट है, लेकिन जिसने चोरी की होगा वो इतना चालाक तो होगा कि उसने वो शकील नाम के साइन भी कर दिए होंगे, तो पता ही नहीं लगेगा अगले बंदे को भाई इतने सारे साइन आ रहे हैं, आप किस किस को पहचानेंगे? साइन कॉपी करके अपने आप में एंडोर्स कर लेंगे। कर सकता है। वही वाली बात है कि जो फ्रॉड करने वाला है वो कुछ भी कर देगा। तो जिसको फ्रॉड का पता है वो गलत वाला होल्डर है, जिसको फ्रॉड का नहीं पता और जो बिल्कुल मासूम है वो कानूनी हक भी रखता है और शरीफ आदमी भी है, पता ही नहीं है कुछ, वो बन जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो यहाँ भी उसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और किताब का पेट नहीं भरता, वो 3 दफा हमें बताती है। वो पर्सन जो फॉर कंसिडरेशन बिकम हुआ पोजेसर ऑफ दिस 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 विदाउट नोटिस के टाइटल जो है वो डिफेक्टिव था। डेफिनेशन समझ आई? उन्होंने कहा नहीं, हम आपको फिर से समझाते हैं। एक बंदा होल्डर इन ड्यू कोर्स तब बनता है जब वो होल्डर हो, जब एक प्रॉपर कंसिडरेशन से उसके पास चीज आई हो, और इंस्ट्रूमेंट के मैच्योर टाइम पूरा होने से पहले आई हो, इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट और रेगुलर होना चाहिए, और he should take the instrument without any negligence on his part and in good faith without having any reason to believe कि डिफेक्ट उसमें एग्जिस्ट करता है। बच्चे ने कहा जी समझ आ गई, उन्होंने कहा नहीं तो मैं अभी भी नहीं समझ आई। अब एक टेबल बना के समझाएंगे
होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या फर्क है? पहले होल्डर की डेफिनेशन वहां डाली और होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन वहां। कंसिडरेशन, हमने कहा था होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर कंसिडरेशन लेता है, इसका मतलब है दूसरा वाला बगैर कंसिडरेशन के भी ले सकता है। एक भाई अपने दूसरे भाई को ऐसे प्यार में भी चेक दे दे तो चल जाएगा, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कंसिडरेशन नेसेसरी है। राइट टू सू, ये हमेशा सू कर सकता है प्रायर पार्टीज को, ये तो शरीफ आदमी है, इसको बाद में पता लगा मेरे साथ धोखा हुआ है, किसी भी केस करते। लेकिन जो खाली होल्डर है और मासूम नहीं है, अगर मासूम है तो वो सू कर सकता है, और अगर नहीं है तो वो तो मे नॉट सू ऑल प्रायर पार्टीज। गुड फेथ, इसने गुड फेथ में फॉर श्योर लिया है, इसने पता नहीं गुड फेथ में लिया या नहीं लिया, पता नहीं, हमें नहीं अंदाजा। बेटर टाइटल, इसको हमेशा बेटर टाइटल मिलता है, लेकिन इसको बेटर टाइटल नहीं मिलता। ये मैच्योरिटी से पहले पहले आता है, वो मैच्योरिटी से पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो किताब ने होल्डर इन ड्यू कोर्स में समझाने की कोशिश की। तो आसान अल्फाज में जो सही वाला जेन्युइन बोनाफाइड शरीफ होल्डर है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है जो जेन्युइन है, सही तरीके से प्रोसेस हुआ है। तो किताब ने एक और चीज बताई है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तब पेमेंट इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब होगा? अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब वो होल्डर जो शरीफ है और जिसमें कोई खराबी नहीं है, तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स वो जो शरीफ पेमेंट है जिसमें कोई खराबी नहीं है। अगर पेमेंट करने वाले को पेमेंट रिसीव करने वाले पे कोई डाउट ना हो और वो उसको जेन्युइन तरीके से टाइम पूरा होने पे पेमेंट कर दे तो बन जाएगी। तो पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद पेरेंट टेन्योर, जो टाइम उस पे लिखा हुआ है, इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजेशन, और कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है जहां डाउट हो रहा है, तो ये बन जाएगा पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो किताब को अचानक से ख्याल आया कि वर्ड नेगोशिएशन समझा दें। जब भी प्रॉमिस नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक ट्रांसफर होता है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट एक बंदे से दूसरे बंदे को, तो और बंदे को आप होल्डर बना दें तो इसे कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हो गया। तो एंडोर्समेंट की जाती है और नेगोशिएशन हो जाती है। आप एंडोर्समेंट कागज पे करते हैं, वो हरकत साइन करके फॉरवर्ड करने वाली वो एंडोर्समेंट है, और उससे कागज क्या हो जाता है? नेगोशिएट। तो अगर नेक नियति से कागज एंडोर्स हुआ है दूसरे को तो हम कहेंगे नेगोशिएशन हो चुकी है। और आखिरी वर्ड चैप्टर का मेटीरियल अल्ट्रेशन। मेटीरियल मतलब बड़ी, तो मेटीरियल अल्ट्रेशन का मतलब होगा एक ऐसी अल्ट्रेशन जो बड़ी अल्ट्रेशन है। जब भी कोई प्रॉमिस नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या इसमें कोई ऐसी तब्दीली कर देगा, अब ये नाम लिख देना, साइन कर देना, ये बड़ी चेंज नहीं है। बादशाह के साइन उड़ा देना ये बड़ी चेंज है। तारीख बदल देना, जगह बदल देना, उसकी पार्टीज को बदल देना। तो जब भी कोई इस लेवल की तब्दीली करेगा तो वो इंस्ट्रूमेंट जाया हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और वो बंदा उसको हक नहीं रखेगा कि उसकी पेमेंट रिसीव कर सके। तो क्या क्या चेंजेस? कोई अल्टरेशन ऑफ डेट आ जाए, अमाउंट की चेंज आ जाए, टाइम की चेंज आ जाए, प्लेस ऑफ पेमेंट की चेंज आ जाए, या कोई और एडिशन आप प्लेस में कर दें, कुछ भी और इस तरह से। तो जब भी इस तरह की कोई चेंज बगैर इजाजत के करेंगे तो ये क्या कहलाएगी? मेटीरियल अल्टरेशन। तो दैट वाज ऑल अबाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर 14। और इसके साथ जो चीज हमने देखने की कोशिश की वो चैप्टर 15 के चेक और उसके एसेंशियल थे। अच्छा, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का जबानी फर्क आज देख लेते हैं, कल थोड़ा सा उसको किताब में भी देख लेंगे। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? चेक में हमेशा बैंक होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी हो सकता है। चेक हमेशा डिमांड होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। और जी, साइन रिक्वायर्ड नहीं है। चेक पे दो बंदे साइन नहीं करेंगे, सिर्फ ड्रॉर साइन करेगा, और ड्रॉई की तो स्टैंप वगैरह आ रही है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों साइन कर रहे हैं। तो अगेन चेक में खास बैंक इन्वॉल्व होता है, वो ऑन डिमांड होता है, और ये दो तीन ऐसी शर्तें हैं जो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज से फर्क कर देती हैं। याद रहेगा, चेक में वो वाला वो नहीं है, सेक्शन 35 वाली बातें। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं बना सकते, जबकि चेक में इस तरह की कोई शर्त नहीं है, चेक आप ऐसा बना सकते हैं। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रॉसिंग नहीं होती, चेक पे क्रॉसिंग होती है। क्रॉसिंग क्या है वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो कल फिर इंशाल्लाह हम एक माइंड बना के आते हैं एक लास्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह ताला सेशन के। तो आपने ध्यान में रखना है कि 2:15 जो हमारा खत्म होने वाला टाइम है, हो सकता है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होकर 2:30 तक चला जाए। तो आपने कोशिश करेंगे 1.25 घंटे में क्लास हमारा जो पैटर्न है उसके मुताबिक हो, लेकिन अपने तौर पे एहतियातन 15-1 मिनट का आप लोगों ने क्वेश्चन रख के आना है। डन, मिलते हैं कल एक आखिरी जंग के लिए। कल से मुराद कल है, असली वाला कल, यानी कि संडे। तो संडे ऑफ नहीं है, संडे हमारा आखिरी लेक्चर है।